नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधारण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले के सूप खार और टोपला क्षेत्र में कार्यक्रम के अंतर्गत जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूप खार में 4 जंगली भैंसों को उनके नए प्राकृतिक आवास में छोड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें कई जन कल्याणकारी फैसलों पर मोहर लगी है। इसके अलावा राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा हृदय शाह लोधी के बलिदान दिवस पर शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले के सूपखार एवं टोपला क्षेत्र में कार्यक्रम के अंतर्गत जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सूपखार में 4 जंगली भैंसों को उनके नए प्राकृतिक आवास में छोड़ा। इनमें 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा शामिल है। इस अवसर पर अधिकारीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चीता पुनर्स्थापना की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब जंगली भैंसों की वापसी से प्रदेश की जैव विविधता में एक नया आयाम जुड़ेगा। प्रदेश में 1 सदी से अधिक समय से विलुप्त हो चुकी जंगली भैंस प्रजाति की पुनर्स्थापना की रणनीति अब साकार हो रही है। इस पहल से भैंस प्रजाति के संरक्षण के साथ ही राज्य का वन परिस्थिति तंत्र भी सशक्त बनेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत असम के काजीरंगा से जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व लाया गया है। पहले चरण में 4 भैंसों का दल शामिल है। कुल 50 भैंसों के समूह को फाउंडर पॉपुलेशन के रूप में लाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस सीजन में 8 भैंसों को स्थानांतरित किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया काजीरंगा और कान्हा के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अनुभवी पशु चिकित्सकों की निगरानी में वैज्ञानिक तरीके से संपन्न की जा रही है। मध्य प्रदेश के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी। और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए हैं, जिसमें 3 फीमेल 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। मां कामाख्या का आशीर्वाद भी है। हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में देश का चीता स्टेट हमारा अपना बना हुआ है, लेपर्ड है, भेड़िए है, जंगली भेड़िए है, हमारे मगरमच्छ से लेके घड़ियाल तक, और गिद्ध स्टेट हमारा बना है। ऐसे में सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है, वो पुनः समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीजें जो कई 100 साल पहले तक थी, लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है।
हमारे और आपके साथ, हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अपनी सरकारों का गठन होता है, सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के भौतिक अधोसंरचना के काम होते हैं, लेकिन समस्त चराचर जगत में परिस्थिति तंत्र के लिए जो काम होता है वो अद्वितीय होता है और इसमें कठोर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरी समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वासाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 तो चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कुनों में प्रारंभ हुआ, तीसरा भी हमारा सागर के पास नौरोदेही बनकर तैयार है। ऐसे में एक एक करके वो सारे वन्य प्राणियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी आज हमारे सबके लिए उस भविष्य की दृष्टि से ये धरोहर के रूप में रहेंगे। और आज ये हमने अपने जंगल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जंगल के नए मेहमान का स्वागत किया है। कान्हा की धरती पर सच में हमारा जंगल का एक नया इतिहास आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन चर्चा के बाद मुहर लगी। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि महिला कैबिनेट मंत्रियों ने महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने पर सीएम का आभार व्यक्त किया है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और कल के विशेष सत्र के ऊपर नारी शक्ति वंदन के ऊपर जो मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष सत्र आयोजित किया था, उसके लिए सभी महिला मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया कि इस संदर्भ में मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम देश में नारी शक्ति वंदन के आरक्षण का जो मुद्दा था उसको एक संकल्प के रूप में यहां पास किया। इसी के साथ आज प्रातः मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट जिले में कान्हा वन में गए थे और वहां पर जंगली भैंसे जो मध्य प्रदेश में 150 वर्ष पूर्व में थे, आसाम से इस बार भी 16 इस वर्ष के अंदर जंगली भैंसे लाए जाएंगे। उसकी शुरुआती खेप का उन्होंने बाड़े के अंदर छोड़ने का कार्य किया। यह चीतों के बाद में मध्य प्रदेश के पर्यावरण संतुलन व पर्यटन व जो वन्य जीव संरक्षण के अंदर मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका बनती जा रही है, उसका एक सीधा सा प्रमाण भी है। और इसी के बाद में अब असम से गेंडे व राइनो के 2 जोड़े लाने की भी योजना है। तो यह घास के जंगलों में लंबे समय तक रहने से एक इनका इकोसिस्टम डेवलप होता है। जो गाय और बाकी जो हिरण और बारहसिंगा रहते हैं, उन सबके लिए इनका एक वन्य जीव में होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज इस प्रारंभ में मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी भी सबके साथ शेयर करी है। इसी के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसमें हर सरपंच से वो हर मंत्री व प्रभारी मंत्रियों से आग्रह किया गया कि वो इसको और सहभागिता करें और हर सरपंच एक एक जो संवर्धन के अंदर हम जो अलग अलग जो योजनाएं हम लेते हैं उनमें एक एक को वो ऑन करे, अपने के साथ में उसको जोड़े और उसकी एक, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अभियान है और यह देश में नंबर 1 अभियान हो चुका है, जल गंगा संवर्धन अभियान, और पूरे देश के अंदर इसके ऊपर निगाह रखी जा रही है और मध्य प्रदेश मुझे लगता है इसमें और नई ऊंचाइयों के ऊपर आएगा। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो चुका है
और केंद्र सरकार के द्वारा इस बार सबसे बड़ी वृद्धि जो 82 लाख टन से बढ़ा करके 100 लाख टन उपार्जन की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार को दी है। यह किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय है। प्रारंभ में लघु व मध्यम किसानों से जो उपार्जन किया जा रहा था, अब सभी किसानों का उपार्जन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में उपार्जन पहली बार मध्य प्रदेश करेगा। परंतु 1-2 दिन के बाद में अभी लगातार जो अच्छी खबरें आ रही है और उपार्जन सेंटर बराबर चल रहे हैं, और शासन ने निर्णय लिया है कि शनिवार की छुट्टी नहीं रखते हुए पूरे सप्ताह में कम से कम 6 दिन तक गेहूं का उपार्जन किया जाए। तो यह 78 लाख टन से 100 लाख टन का उपार्जन इस बार किया जाएगा। 9.49 लाख, पहले 78 टोटल 9,49,000 लाख स्लॉट बुक हुए हैं, जिसमें से 4,49,000 किसानों ने अपनी फसल बेची है और अभी तक 29.31 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हो चुका है, और जिसका 2546 रुपए करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। तो यह गेहूं उपार्जन इस विवाह के समय में किसानों को, लघु मध्यम किसानों के लिए बड़ी अच्छी सौगात लेकर के आया है, और इसकी निरंतरता अगले माहों में जो रहेगी तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनेगा। इसी के साथ में जो अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं, इन नतीजों ने बता दिया है कि सांदीपनि विद्यालय की जो योजना मध्य प्रदेश के अंदर लगी है, इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना। तो यह अपनी गुणवत्ता के अंदर यह एक सार्थक सिद्ध हुआ है ये प्रयोग, और इस बार 10वीं और 12वीं के नतीजों में 58 छात्र छात्राओं ने मेरिट में मध्य प्रदेश में स्थान इसमें बनाया है, और 10वीं की मेरिट सूची में 41 विद्यार्थी सांदीपनि विद्यालय से है, वो 12वीं में 17 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तो यह जो प्रतिशत है, 4 वर्षों में सांदीपनि विद्यालयों में जो शिक्षकों की गुणवत्ता, बच्चों के नवाचार और जितने कार्य किए गए, और अब जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, ये स्कूल अपने आप में देखने लायक स्कूल है। धीरे धीरे हर जिले के अंदर पूर्णता की ओर आ गए हैं। तो यह जो शिक्षा की गुणवत्ता का विकास है, इसके आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं कि 10वीं में जो उत्तीर्ण बच्चों का सांदीपनि में 4 वर्ष पूर्व 68% का रेशो था, यह बढ़कर के 88% हो चुका है। 20% की वृद्धि अपने आप में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। यह कार्य इन स्कूलों के, और जो 12वीं का रिजल्ट है वो 59 से बढ़कर के 89% हो चुका है। तो यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो सफलता की ओर ऊपर जा रहा है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जनगणना के बारे में और उसके महत्व को रेखांकित करा है। इस बार की जनगणना को, पूरी जनगणना के अंदर स्व जनगणना का जो प्रारूप डिजिटल रूप में दिया गया है, हम चाहेंगे कि प्रदेश का हर नागरिक स्व जनगणना को स्वीकार करे, उसके अंदर अपने फॉर्म भरे। यह निश्चित है स्व अपना फॉर्म भर भी देगा, और कोई अगर उसमें बाद में उसको लगता है कि बदलाव करना है तो इसके प्रगणक उनके घरों पर आएंगे, तब वो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अतः अभी ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को अपने स्व जनगणना का प्रारूप को उपयोग करना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी पूरे प्रदेश को एक आह्वान किया गया है। तो यह महत्व अभी हम सब लोगों का कार्य है, और हम सभी लोग इसमें जुड़ेंगे। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके माध्यम से जो स्व जनगणना के लिए प्रेरक और उससे संबंधित लेखों का प्रकाशन भी आप करें, जिससे यह जो स्व जनगणना, यह देश के विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास और जानकारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसका एक आंदोलन के रूप में एक माहौल बने, और हमारे हर प्रदेश से, क्योंकि आप इसका जब फॉर्म आप देखेंगे तो जितनी जानकारी दी जा रही है वह अगले भविष्य की योजनाओं को निर्माण करने में कार्य आएगी। इसी के साथ आज की कैबिनेट के अंदर
स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर विकास कार्यों के 26,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इसमें सिंचाई की एक महत्वपूर्ण योजना शाजापुर की लखुंदर बांध की है। लखुंदर में बांध ऑलरेडी बना हुआ था, परंतु वहां पर अगर नहरों से सिंचाई करते तो वह सिंचाई पूर्ण नहीं हो पाती थी। इसके लिए अभी वहां पर पूरा पंप हाइड्रो सिस्टम से करके और उसमें शाजापुर जिले के सतला ग्राम व उज्जैन के तराना तहसील के 7 ग्रामों में सब मिलाकर के 9,000 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की नई योजना 155 करोड़ रुपए की इसमें स्वीकृत की गई है। और यह योजना ऑलरेडी वहां का बांध बना हुआ है, उस पानी का उपयोग करके और शाजापुर जिले में करीब 30% के करीब सिंचाई की उपलब्धता इससे प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ में पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के 5 कार्यों की निरंतरता की स्वीकृति दी है, जिनका अगले 5 सालों में आर्थिक जो वजन रहेगा वह 26,311 करोड़ रुपए है। इस तरह कुल मिलाकर के 53,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की नई योजनाओं निरंतरता की आज स्वीकृति दी गई है। और इन सबसे महत्वपूर्ण एक जो हमारे बीच में दिल्ली के अंदर बच्चे जो शिष्यवृत्ति दी जा रही थी पढ़ने वाले बच्चों को पीजी व ग्रेजुएशन में, उसमें अभी ओबीसी वर्ग को 1,550 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे, उसकी जगह पर 10,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया है कि जिससे वे बच्चे अपने पूरा खर्च उनका जो दिल्ली का औसत खर्च आता है वो निकल जाए। पूर्व में भी SC/ST के बच्चों में भी ये विसंगति थी, वो निकाल करके वो ओबीसी के बच्चों को भी 10,000 रुपए प्रति माह इसमें दिए जाएंगे। 38,901 आंगनवाड़ी भवनों में विद्युतीकरण के बारे में कई जगह पर निजी भवन भी थे और जो शासकीय भवन भी थे, कई जगह पर भवन स्वीकृत थे, विद्युतीकरण की प्रावधान नहीं थे। तो अभी उसके लिए 38,000 भवनों में विद्युतीकरण के लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, क्योंकि गर्मी के समय में वहां पंखे लगना व कूलर को लगाना आवश्यक हो गया। तो यह एक जो स्वीकृति है यह समयानुकूल स्वीकृति है। इसी के साथ में जो चिकित्सालय के अंदर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में जो राशि दी गई है 80 करोड़ की, वह पीजी सीट की वृद्धि के लिए जो आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण उसके लिए है। और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में जो स्वीकृति 174 करोड़ की रिवाइज एस्टीमेट को स्वीकृत किया गया है, यह भी उसके वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके लिए दिया गया है। इसी के साथ में ये सारी योजनाओं की स्वीकृति और इन सबसे एक मध्य प्रदेश सरकार की निरंतर गतिशीलता व एक समायोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रबंध को बना करके रखना और जो हमारी योजनाएं हैं उनकी निरंतरता को रखने का कार्य किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार नए नए नवाचार, इकोसिस्टम, पर्यावरण संतुलन व हर क्षेत्र में सरकार अपनी कई न कई उपलब्धियां ला रही है। जय हिंद। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा हृदय शाह लोधी के बलिदान दिवस पर शौर्य यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम के जरिए लोधी समाज ने अपनी ताकत दिखाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल समेत लोधी समाज के कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भीषण गर्मी में ये लोग किसी नेता के लिए नहीं, अपने पुरखों के बलिदान को याद करने आए हैं। प्रहलाद पटेल ने समाज के सभी लोगों से अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। बिहार में लोधी समाज आज भी क्रिमिनल कास्ट में जाना जाता है। हम बहादुर हों, लेकिन ये तय करना होगा हमारा रास्ता क्या है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। जीवन में संकल्प लिया है कि संस्कारों के साथ जीऊंगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेरे छोटे भाई जालम सिंह पटेल और मंच पर उद्बोधन देकर गई साध्वी उमा भारती जी का मैं अभिनंदन करता हूं। साध्वी दीदी और प्रहलाद जी ने कितना संघर्ष किया।
संघर्ष से घबराना इस समाज को मंजूर नहीं। सीएम ने कहा राजा हृदय शाह की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल होगी, इस पर रिसर्च भी करवाया जाएगा। तो काफी लंबा समय हुआ, लेकिन एक बात मुझे इस भीषण गर्मी में मेरी आत्मा को ठंडक इसलिए दे रही है कि ये हजारों लोग आज अपने पुरखों के बलिदान को नमन करने के लिए आए हैं। वो किसी नेता के आह्वान पर नहीं आए। इस कार्यक्रम की जो सफलता है और जो विशेषता है कि कार्यक्रम किसी नेता के लिए नहीं है, और इसलिए मैं पहली प्रार्थना करता हूं कि इसमें राजनीति नहीं ढूंढी जानी चाहिए। यह कार्यक्रम अपने पुरखों के बलिदान का है, और इसलिए मेरे जैसे लोग आज दिल से इसलिए खुश हैं। मैं हमेशा समाज से यही चाहता हूं कि समाज शक्तिमान बने, समाज साहसी है वो और सामर्थ्यवान बने, लेकिन ये समाज शिक्षित जरूर बने, और उससे ज्यादा जरूरी है कि वो संस्कारवान बने। मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जिसका आज हमें संकल्प कर जाना होगा। राजा हृदय शाह के लिए अगर इतिहास के बाद किसी सार्वजनिक जीवन में उनकी चर्चा हुई तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करना होगा। अगर देश की आजादी के 75 साल के समय देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये ना कहा हो कि शहीद तो बहुत हुए हैं, गुमनाम शहीदों को देखो, उन्हें ढूंढो, जिनका बलिदान बड़ा था लेकिन स्थान नहीं मिला, उनको स्मरण करने की जरूरत है, क्योंकि देश की आजादी के 75 साल हुए। मैं उस समय देश का संस्कृति मंत्री था। संसद का मेरा भाषण, जब ये बात आई थी कि देश के इतिहास में वो 100 वर्ष कौन होंगे, कोई कहता था 1857 से 1947, तब मेरा सुझाव था 1842 से 1942। बुंदेला विद्रोह जो इतिहास में लिखा गया, उस बुंदेला क्रांति से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक की 100 वर्ष भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 100 वर्ष है। मित्रों, मैं इस तुलना में जाना नहीं चाहता कि 57 की क्रांति बड़ी थी कि बुंदेला क्रांति बड़ी थी, लेकिन हमारे लिए बड़ी चीज ये है कि राजा हृदय शाह जैसे लोग, जिनके भाई को भी फांसी दी गई, जिनका बेटे ने 1842 से लड़ना शुरू किया और वो 58 तक लगातार लड़ाई लड़ते रहे, उन मेहरबान सिंह को भी नमन करने का दिन है, जिनको जंगी राजा की उपाधि दी गई। उस आदमी ने जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, वो जिंदगी हार गया लेकिन लड़ाई नहीं हारा। ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है। यहां से अभी थोड़ी देर पहले अपना मार्गदर्शन देके गई हमारी साध्वी उमा दीदी का भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, राजा हृदय शाह लोधी के शौर्य दिवस के अवसर पर पूरे देश प्रदेश और हमारे विभिन्न अंचल से अलग अलग आए सारे हमारे स्वजाति समाज बंधु, लोधी समाज, लोधा समाज, गोंड समाज और सारे बंधुओं का दोनों हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का दिन वाकई बहुत पवित्र दिन है, और ये सही कहा परम पूज्यनीय महाराज ने और माननीय प्रहलाद सिंह जी भाई साहब ने। हमारे लिए परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है, लेकिन ये बात भी सही है, जीवन में जन्म एक बार मिलता है। जन्म के बारे में भूल करके ये शरीर मृत्यु को बड़े राज्य में सूरज अस्त नहीं होता, इतनी बड़ी बलशाली ताकत अंग्रेजों की थी, लेकिन अंग्रेजों को ये मालूम नहीं, ये मां नर्मदा के भगत या नर्मदा पुत्र, नर्मदा टाइगर के रूप में जाने वाले राजा हृदय शाह ने अपने बल बुद्धि पराक्रम से जो इतिहास रचा, वो जीते जी धन्य हो गया। जोरदार अभिनंदन अपने राजा हृदय शाह जी के लिए।
और क्या अकेले उनका संकल्प और भाग्य देखो, एक भाई, दो भाई, पूरा परिवार एक साथ एक मार्ग पे चला। 42 से लिया संकल्प 1857 तक, और शरीर छोड़ने में तो 1858 का समय लगा। लेकिन अंग्रेज भी जिस बात से आश्चर्यचकित थे, वाकई उनने जो जीवन जिया, हमारे लिए वो सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, सदैव आदर्श के रूप में जाने जाते रहेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपने में से मैं बोलना चाहूंगा सच में, साध्वी दीदी के लिए, प्रहलाद भैया के लिए क्या संघर्ष किया आपने विरोध के समय में भी। जोरदार अभिनंदन उमा भारती जी और प्रहलाद सिंह जी पटेल जी के लिए भी। तमाम कठिन समय में ये हमारी विरासत है, गौरवशाली विरासत, जिसपे हमें गर्व होगा। जो संघर्षों से लड़ना जानता है, संघर्ष सदैव नतमस्तक होकर के उसके मस्तक का वंदन करता है, अभिनंदन करता है। संघर्षों से घबराना ये समाज को मंजूर नहीं। सच में पुरुषार्थी, पराक्रमी, यशस्वी वही होता है जो साहस से आगे बढ़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपनी तरफ से हृदय शाह, जिन्हें हृदय शाह भी या हृदय शाह जूदेव भी कहा जाता है, कई प्रकार के लोगों को लेकर के बुंदेलखंड के बुंदेला, गोंड समाज, सारे समाजों को इकट्ठा करके जिनने संघर्ष का मार्ग तय किया और अपनी पहचान बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वीरता और किसान योद्धा, ये गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर बुंदेला, गोंड, राजगोंड, राजा हृदय शाह जी का नेतृत्व वाक पड़ेगा। और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। उनका प्रत्येक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। आपने कहा कि क्रांति पे भी शोध होना चाहिए। सूर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाएगा। 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, जो लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहने वाली है। ये हमारी सबकी भावना है। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे आयोजन के लिए सच में मैं दिल से बधाई देता हूं।